अब न मैं हूं न बाकी है जमाने मेरे। अब न मैं वाह। हूं न बाकी है जमाने मेरे। फिर भी बाकी है शहरों में फसाने मेरे। राहत साहब की ये लाइन बिल्कुल ही उनकी बात को, वाह। उनके ऑरा को रिप्रेजेंट करती है, बताती है। मैं अवधेश पांडे और मेरे साथ अविनाश, हम दोनों बहुत बड़े तीसमार खां नहीं है, लेकिन बस यही है कि एक छोटी सी कोशिश है अपने बुजुर्गों को, अपने से बड़े लोगों को, अपने से बड़े अदब के जो लोग हैं उनको, बस ये कोशिश है कि हम उनके बारे में अपनी एक हम क्या जानते हैं या फिर हम क्या बताना चाहते हैं अपने आसपास के लोगों को उनके बारे में, क्योंकि मोस्टली वो लोग शायद कहीं ना कहीं मीम पेजेस से या सोशल मीडिया से जानते हैं उनको और एक धारणा बना लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, अविनाश। तो कहीं ना कहीं हम राहत इंदौरी जी को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी राइटिंग को, या हम उनके बारे में क्या समझ सकते हैं अपनी समझ के अनुसार। तो वो एक हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। राहत साहब की जो मुझे लगता है कि जो सबसे फेमस लाइंस हैं, वहां से शुरू करते हैं कि खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये तो सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। तो एकदम मुझे ये उनकी लाइन दिल को छूती है। ये पहली कुछ लाइन थी राहत इंदौरी साहब की जो मैंने सुनी थी अपनी जिंदगी में, और उसके बाद मैं सुनता ही चला गया। तो बस यहीं से शुरुआत है यार। आजकल के टाइम पे जहाँ पे लोग हनी सिंह या फिर बादशाह के रैप सुनते हैं या फिर ऐसे अगड़म बगड़म गाने सुनते हैं जहाँ पर शायद उनको मालूम नहीं राहत साहब, गालिब, मीर तकी मीर या जॉन इलिया फिर भी इस समय सोशल मीडिया पे बहुत छाए रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे अरविंद साहब बच्चन की, क्योंकि बच्चन साहब है हमारे, अमिताभ बच्चन साहब है, ग्रेट। तो उनकी वजह से फिर भी लोग केबीसी में वो आते हैं, अपनी पंक्तियां दोहराते हैं, तो लोग उनके बारे में जानते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कवि हैं, शायर हैं, जिनके बारे में शायद कोई जानता नहीं और उनको एक धारणा में बांध कर रख दिया जाता है। राहत साहब ने भी अपना जो मुशायरा, पहला मुशायरा उन्होंने पढ़ा था, वो मात्र 19 साल की उम्र में उनके अम्मी की सिफारिश से उन्होंने पढ़ा था। और उनका जो पहला ही शेर था, उसी उसी को बाद में वो एक उसी गजल को, उसी शेर की गजल को आगे पूरी तरीके से पहली पिक्चर जो जानम उन्होंने, जिसमें टी सीरीज ने उनकी जो गजल शामिल की, वो वही सेम गजल और शायरी शामिल की। और बहुत बाद में भी लोग कहते रहे, जिनका सिफारिश जिनकी अम्मी, जिनकी मम्मी, जिनकी मदर कर दें, उनका हाथ कौन पकड़ पाएगा। उनकी अम्मी का नाम मकबूल भी था और उनके मामा जान थे जो एक मुशायरा करा रहे थे नगर पालिका में, इंदौर में ही, और उनकी अम्मी ने सिफारिश की थी कि राहत को मुशायरा पढ़ने दिया जाए। सिफारशी था जरूर उनका सफर का आगाज, पर उनके मुकद्दर या उनकी मेहनत उनको बहुत आगे ले गई है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में 2019 या 2020 चल रहा है, जब उनका इंतकाल हुआ, मुझे लगता है आज के दौर में ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट शायर जो इंडिया में हैं, जो उर्दू में हैं। कुछ लोगों की जबान से उर्दू जिंदा रहती है। उर्दू नहीं है, वो हिंदी नहीं, मैं तो मानता हूँ हिंदुस्तानी। अगर वो हिंदी या उर्दू, जैसे जैसे वो कहते भी थे कि मैंने किस्मत से वो उर्दू सीखी ही नहीं जो फारसी भी लगे, तो वो तो मतलब मुझे लगता है कि अगर वो, या फिर सबको लगता है कि अगर वो एक तबके में रह जाते कि हमें भाई ये लैंग्वेज लिखनी है, या हमें जैसे हम बंद के रह जाते कि हमें अंग्रेजी वाली पोइट्री करनी, ताकि थोड़ा सा भौकाल लगे, क्योंकि ये हिंदी वाला कोई सुनता नहीं आज के टाइम पे। तो वो एक जो स्टार्टिंग में एक रहती नहीं थी कि भाई हम लोग भी सुनाते नहीं थे शायद किसी को कि यार पता नहीं कोई कौन क्या कहेगा। और पहले ही महीने के पहले ही दिन, 1 जनवरी 1950 में राहत साहब ने देश में, इस मुल्क में और इस दुनिया में शिरकत की। और उन्होंने अपने देश के प्रति हमेशा, मतलब उन्होंने बहुत ही जागरूक, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा मतलब मानता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मैं
उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मुझे लगता है कि वैसा बनना है, अगर बनना है तो, कि जो है वो बोलो, बड़े से बड़ा इंसान हो, बड़े से बड़ा कोई भी, वो कभी डरे नहीं, और वो यही सिखाते थे शायद सबको। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हिंदुस्तानियत की बात मैंने राहत की थी, इंदौरी साहब उसके बाद कितने, में वहीं से कंटिन्यू हाँ, कर लो कि इन- लैंग्वेज वाली बात, जो ठीक उनकी है। भाषा, उनकी शैली की बात हुई। तो हाँ, जैसे कि एक बार जाकिर साहब ने कहा था, जाकिर खान साहब ने, कि बहुत ही तीखे शायर थे राजेंद्र, जब इन मामलों में आते थे बहुत ही तीखे शायर थे। तो उनकी कुछ लाइनें हैं कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़बान से परवरदिगार बोलता है, और तेरी ज़बान कतरना बहुत ज़रूरी है, तुझे मर्द है तू बार बार बोलता है, कोई और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता। तो बहुत कितने प्यार से उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि मतलब, तो इस टाइप के थे राहत इंदौरी। तो ये एक उनकी लाइंस मुझे बहुत पसंद है यार। दिक्कत मतलब पता नहीं गया, लेकिन खैर, हम्म, राहत साहब के बारे में बात शुरू ही करते हैं तो थोड़ा सा उनके पहले चलते हैं, उनके बचपन में चलते हैं। बचपन में उनका इंदौर में गुजरा, और इंदौर में गुजरा क्या, उन्होंने कई दफे, उनके पिता खुद एक माइग्रेंट कह लीजिए, क्योंकि एक छोटे से कस्बे से वो इंदौर शहर आए थे, कुछ सपने लेके आए थे, कुछ करना चाहते थे, और उन्होंने छोटे छोटे काम किए, मिल मजदूरी की, और वो गुर्बत, वो गरीबी, राहत साहब उस गरीबी में पैदा हुए थे। और एक उनके अम्मी अब्बू का एक सपना था कि वो एक मकान खरीदना चाहते थे, जो राहत साहब की जीवनी में, जो मैंने पढ़ी उसमें लिखा है, बायोग्राफी में, कि एक मकान खरीदना चाहते थे उनके अम्मी अब्बू। और कई दफे होता था कि वो खरीदने वाले होते थे और कोई अलग ही खर्चा आ जाता था, जिसकी वजह से उनका वो मकान का सपना काफी दिनों तक, काफी समय तक पेंडिंग पड़ा रहा। और इसी अनुभव को, इसी जैसे कि एक्सपीरियंस एक को मिडिल राहत क्लास फैमिली में होता है। इसी एक्सपीरियंस को राहत साहब ने कितनी बखूबी से एक शेर में तब्दील किया था। शेर यूं है कि अभी तो कोई तरक्की न कर सके हम लोग, अभी तो कोई तरक्की न कर सके हम लोग, वही किराए का टूटा हुआ मकान है मियां। तो कितनी खूबसूरती के साथ वो इतनी मतलब प्यारी सी बात वाह, कर देते हैं ना, मतलब यही एक बस यही मोहब्बत हो जाती है यार। और समझने वाले समझते हैं, सच जिनको, में सच में। और हम नहीं है। उन्होंने मुशायरे में 52 साल करीब करीब दिए हैं। उन्होंने 19 साल की उम्र में पढ़ना पहला शायद शुरू किया था, और फिर 2020 में करीब 51-52 साल हो गया, करीब करीब 51-52 साल के आसपास की उन्होंने सिर्फ मुशायरे में दिया है। और इसी पे कुमार विश्वास ने कहा था कि दो मिसरों में जादू बिखर जाने का नाम शेर है। मिश्रा मतलब तो पता है कि भाई शेर की जो लाइनें होती हैं, एक लाइन मिश्र, एक मिसरा होता है, तो दो मिसरों में जादू बिखेर देने का काम, जो नाम है वो शेर है। और उन्हीं मिसरों की बेतरतीबी का नाम गजल, और गजल को जिंदगी बना देने का नाम राहत इंदौरी है। तो ये कहा था डॉक्टर कुमार विश्वास ने, जो हिंदी के खुद बहुत बड़े प्रसिद्ध, मतलब सब जानते हैं उनको, कौन नहीं जानता, और उन्होंने ये राहत साहब के बारे में कहा था। आगे बढ़ते हैं यार। एक मुझे राहत इंदौरी साहब की एक बात बहुत खूबसूरत लगती थी, या मतलब एक मजा जो शायरी पढ़ते समय उनके दिमाग में चलता था। जैसे कि वो हमेशा कहते थे, जब भी उनकी ऑडियंस कैसी भी हो, हमेशा वो एक बार ये जरूर कहते थे कि अगर शेर समझ में आए तो वो अच्छा शेर है, और जो शेर ना समझ में आए तो वो बहुत ही अच्छा शेर है, उस पर जरूर तालियां बजनी चाहिए। घर जाके समझ तो ये लीजिए। मुझे राहत इंदौरी साहब की बहुत बहुत प्यारी बात ये, लगती है। और इतने उम्र मैंने गुजारे, मतलब आप ये आपकी इतना समझदारी भरोसा रख इसमें। लीजिए। हाँ, कितना भरोसा रख लीजिए, अच्छा ही सुना है मैंने। हाँ, वो तो मैंने अच्छा यही ही तो एक सुना, कला सही। है ना, वो यही तो ये बांधते थे ना बहुत मुशायरों मजेदार में बात लगती थी। यार। मुशायरों को परफॉर्मिंग आर्ट बनाया उन्होंने, मुशायरों को एक मतलब उस मुकाम पे पहुंचाया, जो लोग जानते हैं या फिर जो लोग मुशायरा फॉलो करते हैं, आप उनसे जानिएगा। राहत साहब डांट देते थे किसी को, अगर कोई अब मतलब किसी तरीके की अभद्रता या फिर किसी तरीके की बेकार की शायरी, कोई भी तिगड़मी शायरी कर देता था,
या कोई भी मतलब उनके मतलब उनके अच्छा हाँ, जिन उनको जिन शायर शेरों पे उनको कहीं ना कहीं घसीटा भी गया, उनका जिन पे उनकी कंट्रोवर्सीज भी हो, लेकिन वो उनका कहने का तरीका, लोगों के समझने के तरीके की जिम्मेदारी कोई भी शायर नहीं ले सकता है। उसके कहने की जिम्मेदारी वो लेता है कि भाई हम जो कहते हैं हम उस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, आप जो समझते हो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है। तो उनके कहने का तरीका बहुत प्यारा होता था यार। और क्योंकि वो परफॉर्मर थे तो कई बार वो अपने मतलब जो उनकी ऑडियंस होती थी उनके मुताबिक वो कुछ चीजें सुना दिया करते थे। और खैर, जैसे कि उनका एक बहुत ही बदनाम शेर कह सकते हैं, जैसे कि मतलब बदनामी में भी एक बात होती है कि बदनाम बहुत बदनामी भी मशहूर कर देती है इंसान को। तो उनका एक ये वाला जो शेर था कि हाथ जो मिलाना तो दबा भी देना वाला जो शेर था, मुझे जब भी मैंने सुना है लोगों के मुंह से, तो लोग यही सोचते हैं कि वो शेर किस लिए, बट उस शेर के भी मायने हैं। तो बहुत खूबसूरत शेर है वो भी। वो गजल बहुत खूबसूरत है एक्चुअली, वो पूरी गजल जिसका वो शेर। खैर उसका और बात करी जाए अगर राहत इंदौरी के बारे में, यार हाँ जो मैंने मतलब यार राहत इंदौरी साहब जैसे हम लोगों को एक काटा मतलब जो ये लगा ना कि शेर शायरी का, कविताओं का, उनको भी बचपन में ही लगा था। और स्कूल के ज़माने में उनके स्कूल के टाइम पे जानिसार अख्तर साहब, जो जावेद अख्तर के अब्बू हैं, पिता हैं, वालिद हैं, वो वहीं कहीं इंदौर में थे या उनका उन्हीं को, और उनसे राहत साहब की मुलाकात होती है। और राहत साहब उनसे कहते हैं कि सर मैं भी शायरी करता हूँ सर, और मतलब करना चाहता हूँ। तो निसार साहब कहते हैं कि भैया पहले कम से कम 5,000 शेर, कितने शेर हम लोगों को याद होंगे एक आधा याद होगा। उन्होंने कहा कि 5,000 शेर आपको याद हो तो अगला शेर आपका अपने आप का होगा या फिर आपका खुद का होगा। और इतनी कॉन्फिडेंस के साथ राहत साहब कहते हैं कि 5,000 तो याद है, अभी याद है। तो जानिसार साहब कहे तो बस ठीक है, फिर अगला शेर आप खुद कहेंगे। और फिर उसी बात पे वो ऑटोग्राफ देने लगे। और ऑटोग्राफ में उन्होंने एक शेर अपना लिखा कि हमसे भागा न करो दूर गजलों की तरह। और ये शेर लिख ही रहे थे, ये मिसरा लिख ही रहे थे। और राहत साहब ने वो मिसरा, पूरा दूसरा मिसरा अपने आप कहा कि हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। और जहां निसार अख्तर साहब एकदम एकदम मतलब वो क्या होता है ना कि यार ये लड़का सिर्फ कह नहीं रहा है, इसने सच में याद है, इसे सच में मालूम है, ये सिर्फ खाली भौकाल नहीं मार रहा है। तो वहां पे जाए निसार अख्तर साहब, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे में, हाँ कि मतलब हाँ यार इस बंदे में है बात। और उन्होंने मतलब मुस्कुरा के उनको आशीर्वाद दिया था। और उसके बाद में काफी बार उन्होंने जानिसार अख्तर साहब के साथ स्टेज भी साझा किया। और वो एक तरीके से उनको गुरु माने हैं, एक तरीके से उनको मतलब काफी पसंद, मतलब काफी उनको उनकी इज्जत करते थे वो। हाँ एक उनकी शायरी मुझे बहुत पसंद है कि जुबां तो खोल, नजर तो मिला, और जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूँ, मुझे हिसाब तो दे। मतलब ये मतलब बहुत ही प्यारा हर शेर तरीके की लगता है शायरी मुझे। है यार उनके पास, हर तरीके की शायरी जो सुन लो। मतलब उन्होंने क्या नहीं लिखा, उनकी तो मोटिवेशनल शायरी भी है, राजनीतिक पे मोटिवेशनल एक है कि मोटिवेशनल एक मुझे याद है कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, और इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। ये उनकी दो लाइंस बहुत ऐसा होते हैं कि डरना क्या, निकलो तो पूरा अपनी ताकत। और एक है कि जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। सहर का मतलब सुबह, तो भोर हो जाएगी। भैया सूरज का रास्ता देखते रहो, बिल्कुल तो मतलब बैठे रहो, घर पे बैठे रहो इत्मीनान से, और सिर्फ मतलब फिर बहाने टटोलते रहो। तो इस तरीके की बहुत सारी शायरी हैं यार, लोग उनको मतलब सच में, बस प्रॉब्लम ये है कि अंडर रेटेड है। और जिस तरीके से हाँ अब हम खैर चलो वापस राज साहब पे आते हैं। राज साहब के बारे में बात करना शुरू करेंगे यार तो बहुत बड़ा हम लोग बंद करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ चीजें हैं जो राज साहब के बारे में लोग जानते नहीं। जैसे वो बहुत ही उम्दा पेंटर है, और ये बात कोई नहीं जानता कि एम एफ हुसैन साहब
अगर मैं नाम गलत नहीं कर ले रहा हूँ तो एम एफ हुसैन साहब जो उनकी बहुत इज्जत करते थे उनकी पेंटिंग की बदौलत। और जब एम एफ हुसैन साहब अपनी फिल्म बना रहे थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उन्होंने राहत साहब को मतलब अप्रोच किया था लिरिक राइटिंग के लिए, गाने लिखने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि जो वो जानते थे कि जो वो पेंटर जो वो लेके आएगा वो राहत साहब ला पाएंगे। मतलब वो किसी और गीतकार को, जबकि राहत साहब उतना रेगुलर सॉन्ग राइटिंग नहीं करते थे फिर भी, और पेंटिंग में उन्होंने पेंटिंग शुरू किया था क्योंकि वही बात है कि घर को सपोर्ट करने के लिए, अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने पेंटिंग शुरू की थी। छोटे छोटे काम शुरू किए थे जिसमें पेंटिंग एक काम था जिनको उनको भा गया था, और उनको बहुत मन से बहुत चाव से उन्होंने किया, सीखा, और फिर उसको अपना व्यवसाय बनाया, जिसको उन्होंने बिजनेस किया उसका। और उन्होंने छोटे से छोटा, मतलब साइकिल पे एक नाम लिखने से लेके, ट्रकों पे ना करने लिखने से लेके, दुकानों की साइन बोर्ड बनाने से लेके, जो फिल्मों की बड़े बड़े होल्डिंग्स बनते थे, पोस्टर्स बनते थे जिस जमाने में, उस जमाने में उन्होंने बकायदा उस तरीके के काम किए। उन्होंने मतलब दुकान खोली, 2 बार दुकान खोली है पेंटिंग के सिलसिले में। और राहत साहब ने कहा भी कि पेंटिंग और शायरी उन 2 जुड़वा बहनों की तरह है उनके लिए, और जिनमें वो किसी एक को चुन नहीं सकते, और दोनों हमेशा उनके साथ ही ताउम्र चली। लेकिन हाँ, शायरी एक उम्र के बाद उन पर थोड़ी सी ज्यादा हावी हो गई। और आजकल सुना है कि अभी भी इंदौर में कुछ लोग हैं जिनके दुकानों पे कुछ साइन बोर्ड्स हैं जिसमें छोटा सा राहत आज भी दर्ज है। लोगों ने राहत साहब को इतना इंदौर में संभाल के रखा हुआ अपनी यादों में, अपने मतलब किसी भी तरीके से जिस फॉर्म में वो कर सकते हैं उन्होंने किया है। और उसके लिए इंदौर की सराहना तो करनी चाहिए भाई, क्योंकि हमें तो हमारे भी शहर के कुछ नामी गिरामी लोगों को हम अभी जान पाए हैं। तो ये हमारा एक फेलियर है कि हम शायद अपने अदब के लोगों को बचा के या हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं अपने अपने स्तर पे। और राहत साहब की पेंटिंग में, राहत साहब ने पेंटिंग का काम करते, मतलब उन्होंने कई सारी किताबें हैं जिनके जो कवर होते हैं उनको राहत साहब ने खुद प्रिंट किया है। मैं भूल रहा हूँ, उनके एक दोस्त थे, उनकी किताब थी, और उनकी उन किताब का पहला जो उन्होंने कवर पेंट किया था उसके लिए किया था। और ये सारी चीजें थी। तो पेंटर बहुत उम्दा थे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो जाने कि भाई राहत साहब सिर्फ शायर नहीं थे, उनकी पहली मोहब्बत पेंटिंग थी, शायरी बाद में आई, और दूसरी मोहब्बत ने पहली मोहब्बत को थोड़ा सा किनारा कर दिया, जैसा होता है, जो अक्सर होता है। खैर, तो अब कुछ उनकी शायरियां जो हैं उनकी बात करते हैं कि एक तो उनकी शायरी है कि उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। वही तो कह रहा हूँ मैं इस शायरी का एक दूसरे रीजन से भी फैन, क्योंकि जो नया नया प्यार होता है, मतलब आज भी हो, जो जिनका पहला नया नया प्यार होता है, उनको ये शायरी ऐसे शूट करती है जैसे मतलब कि यार ना पूछो, मतलब वो वाला हिसाब, सांस लेने की। अब और बाद में ऐसा हो जाता है कि मैं वो दरिया हूँ, बाद में वो वाला ऐसा हो जाता है कि मैं वो दरिया हूँ हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। और पता है इस बार जब राहत इंदौरी साहब की डेथ हुई थी, तो मतलब बाकी सब इस साल बहुत लोगों की जाने गई, ठीक है, अपना इरफान खान चले गए, देन उसके बाद कंटिन्यूसली सुशांत सिंह राजपूत चले गए, अपने ऋषि कपूर साहब चले गए, बहुत सारे लोग गए, और मैंने सबके उस पे कुछ ना कुछ 2 लाइनें लिखी। एक इरफान साहब के उस पे लिखा था कि जो चला गया समझो आजाद हो गया करके, एक लाइन मैंने ये लिखी थी, और मतलब सबकी लाइनें लिखी। लेकिन जब राहत इंदौरी साहब गए तो उस दिन कुछ नहीं लिख पाया, क्योंकि उनको किन्हीं 2 लाइनों में मैं लिख नहीं सकता था। तो ये एक बहुत दुख की बात थी, मेरे लिए तो सदमे जैसा था।
वही है यार कि मुझे तो जब पता चला तो मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि ये किससे कहूँ जाके, कि मेरे को ये चीज जो है ना कि ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि राज साहब चले गए, क्योंकि शायद कोई समझेगा नहीं क्या, तो वो चीज शायद बैक ऑफ माइंड में मैं किसी को कह नहीं पाया कि यार, मतलब तभी मैंने कॉल किया था तेरे को कि यार मतलब किसी और से कह, मतलब नहीं कोई समझेगा शायद, मतलब सुन लेगा लेकिन समझेगा नहीं, तो वो चीज का अंतर है, वो चीज का खेल है खैर, तो उस पर क्या ही बात कहनी और क्या ही बात करनी। बोली कि राज साहब के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी, बहुत लोग उनको मुन्ना भाई एमबीबीएस से जानते हैं, बहुत लोग, और बहुत लोग वो भी नहीं जानते कि उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस के गाने लिखे थे हम बोले तो, और इस तरीके के गाने उन्होंने लिखे हैं। उसके अलावा बहुत सारे गाने, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गाने लिखे, अन्नू मलिक के साथ उनका बहुत ही बड़ा एक रिकॉर्ड है, और वो फिल्मी गाने लिखने में बिल्कुल इच्छुक नहीं थे, लेकिन हाँ उनका बकायदा, वो इतने ईमानदार शख्स थे, यहाँ पे उनकी ईमानदारी की आप दाद दूंगा मैं, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि मैं फिल्मी गाने कभी करना नहीं चाहता था। गुलशन कुमार साहब जो उस वक्त टी सीरीज के मालिक थे, उन्होंने जबरदस्ती मेरे को एक तरीके से बुलाया, मेरे एयरपोर्ट टिकट, मेरे एयर टिकट्स कराया, मेरा एक मुशायरा फंस रहा था उसको कंपनसेट किया और मेरे को मुंबई बुलाया, और उन्होंने मेरी एक गजल जो कि तुम ही सुना दो, झील अच्छा है कमल अच्छा है, झील अच्छा है कमल अच्छा है, जाम अच्छा है, तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है, ये गजल का एक शेर है, एक मसला है। बस उन्होंने ये वाली गजल को एक फिल्म जानम में लिया, और यहाँ से राहत साहब की फिल्म इंडस्ट्री में गीतकार के रूप में स्टार्ट हुआ, और यहीं पर टी सीरीज में अन्नू मलिक साहब की ने एक गजल राहत साहब की पढ़ी, और फिर उन्होंने अप्रोच किया, और उन्होंने फिर आगे की कहानी उनकी शुरू की। बहुत सारी फिल्में हैं जिनके गाने आपने सुने होंगे और आपको ये मालूम भी नहीं होगा कि राहत साहब ने लिखे हैं, जैसे सनी देओल की घातक, जिसमें सातों को साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा जैसा डायलॉग है, एकदम दमदार डायलॉग, और सनी देओल उसमें उन्होंने गाया, उन्होंने उसमें जो मीनाक्षी सिसाधरी है, शायद गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफी, तो उसमें जो गाना है कि कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली, मैं तो पिया की गली जिया भूल आई रे, ये इस तरीके का गाना राहत साहब ने खुद लिखा है। मिशन कश्मीर में बूमरो बूमरो, और दरार, मुन्ना भाई एमबीबीएस, और अभी रिसेंटली में मुर्शिदा गाना जो अरिजीत सिंह ने गाया था बेगम जान मूवी में विद्या बालन की, और वो मेरा बहुत प्यारा गाना था, और मेरे को मालूम ही नहीं था कि ये राहत साहब ने लिखा था, जब तक मैंने उनकी वो किताब नहीं पढ़ी, जब तक मैंने उनके शेर, मतलब उनके, मैं जब नाराज मंगवाई, मैंने नाराज पढ़ रहा था मैं, तब मुझे वो एक शेर मिला कि पहली शर्त जुदाई है, इश्क बड़ा हर जाई, दिल पे किसने दस्तक दी, तू है या तन्हाई है, ये उनकी एक गजल में, ये गजल है उनकी, और उसको उन्होंने फिर गाने के फॉर्म में उसको इस मूवी में लिया गया, और ये अरिजीत सिंह की गाना आवाज में क्या ही जबरदस्त है। तो ये सारी चीजें हैं, और किसी को खबर भी नहीं कि राहत साहब ने किया। राहत साहब ने एक्टिंग भी की, पता है, राहत साहब ने एक मूवी थी एनएम गोरी, उनके बहुत दोस्त थे मुंबई के, वो कोई मूवी बना रहे थे, मूवी का नाम दिलबर था, और मूवी तो खैर जैसी गई, उन्होंने बकायदा एक रोल लिखवाया था राहत साहब के लिए, और जिसमें वो जेल में बैठ के शायरी कर रहे, तो राहत साहब ने एक्टिंग भी की। तो जो लोग नहीं जानते हैं तो राहत साहब एज अ एक्टर भी, मतलब उन्होंने काम किया है, एज अ पेंटर भी रहे हैं, और एज अ लिरिसिस्ट, एज अ पोएट, एज अ, और यहाँ पे अन्नू मलिक कहते भी है कि यार ये राहत ना अक्सर गायब हो जाता है। एक किस्सा है कि जहाँ पे अन्नू मलिक के ऑफिस से राहत साहब निकलते हैं कि हम जरा थोड़ा सा वो कहीं घूम टहल के, थोड़ा सा बस ऑफिस से निकल के ऐसे आते हैं, 4 घंटे तक वो ऑफिस ही नहीं पहुंचे, फिर अनु मलिक ने फोन करके पता चला कि वो इंदौर पहुंच गया, उनसे इंदौर कभी नहीं छूटा, उनसे मुशायरे कभी नहीं छूटे। इसी वजह से लोग कहते भी कि राहत साहब अगर मुंबई उन्होंने जितने भी काम किया, उन्होंने पूरी जीवन में कुल मिला के साल भर भी, मतलब पूरे जीवन में मुंबई तक उनका सफर साल 2 साल से ज्यादा वो नहीं रहे हैं, और कभी एक साथ उन्होंने महीना भर भी नहीं रहे हैं वो मुंबई में। और लोग कहते हैं कि अगर राहत साहब रुकते मुंबई में, घर बनाते मुंबई में,
तो वो बहुत बड़े गीतकार बनते या फिर उनका बड़ा नाम होता। खैर, तो ये राहत साहब थे। राहत साहब जैसे ईमानदार थे, ईमानदार हैं। उन्होंने कभी मतलब फरेबी नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे गाने लिखने का कोई इतना शौक नहीं था, लेकिन हाँ एक लालच था कि नाम हो जाए, एक लालच था थोड़ा पैसा हो जाए। तो बस इस चक्कर में वो बॉलीवुड तक चक्कर लगा लेते थे। कभी जाते थे 10-15 दिन में काम निपटा के भाग आते थे। उनसे इंदौर ना छूटे, ना उनसे उनके मुशायरे छूटे। तो मस्त एकदम जो जिस तरीके से वो जिस तरीके से उनका अंदाज जो है, एक शायर नहीं थे जिन्होंने कहा भी था कि अब मुझे उनका शेर तो नहीं याद आ रहा, लेकिन उनका मतलब यही था कि भाई शेर सुनने थे हमारे तो हमारे मुंह से सुने होते हैं, हमारी अदा हमारा लहजा आपको कहीं और कहाँ मिलेगा। तो सही बात है कि भाई जो जो लिखता है ना उसकी कहानी उसी से सुनो तो ज्यादा अलग ही बात हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं खराब हो जाता है, लेकिन हाँ जब वो सुनाता है तो बात कुछ और ही होती है। और क्या ही बताएं यार। उनको एक ट्रिब्यूट की तरह दी जा सकती है कि मेरी आदत खराब है, मैं सच्चाई बोलता हूँ। मेरी आदत खराब है, मैं सच्चाई बोलता हूँ। इस कलम से अपनी दुनिया से लड़ाई बोलता हूँ। वाह यार, हमें नहीं लगता कि पहली बात तो मेरा थॉट यही है। मुझे तो ये बहुत ज्यादा मालूम लगता है, या मैं बहुत ज्यादा इसको फील करता हूँ। मेरा पहली जो फीलिंग भी थी वो यही थी, और कि उनका रिप्लेसमेंट हो पाना मुश्किल है। और मुश्किल क्या, मतलब नामुमकिन ही है। क्योंकि आप एक जो हम गालिब का रिप्लेसमेंट ढूंढने चलेंगे तो गालिब तो नहीं मिलने जा रखा है, लेकिन हाँ हमें हमारे जमाने के लोग चाहिए जो हमारे लिए हमारी बातें करते हो। उन्होंने अपने बारे में जो बातें कही हैं वो सही हैं, गलत हैं। आज भी वो अगर अपना मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं दर्शाती हैं तो बड़े शायर हैं वो। और मुझे लगता है राहत साहब को रिप्लेस कर पाना बहुत मुश्किल होगा, उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। जैसे MS धोनी का, जैसे सचिन तेंदुलकर का, उस तरीके से उनका भी रिप्लेसमेंट नामुमकिन है। तो वहीं पे मैंने लिखा था कि अब तुम्हारी तकमील, तकमील का मतलब सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट, अब तुम्हारी तकमील नहीं मुमकिन राहत, अब तुम्हारी तकमील नहीं मुमकिन राहत, मेरे घर की दीवारें मुमकिन नहीं थी तुम्हारी तामीर के बिना।